For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. चलिए, इस समय अब जिस सब्जेक्ट के लिए हम और आप मिल रहे हैं इसका नाम है शॉर्ट में JIGL। 3 पार्ट में है, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। बहुत सारी बातें हम लोगों ने जो है वो पिछले सेटिंग अप वाले में की थी, स्ट्रैटेजी वगैरह को लेकर के। तो हम लोग उसी चीज को जो है वो एग्जैक्टली रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो लेक्चर आप देखे होंगे। नहीं देखा होगा तो आप वो देख लेंगे। उसमें हमने सारी बात की थी कि आखिर हम पढ़ेंगे कैसे, बहुत सारा मेरे इंट्रोडक्शन, मेरे जर्नी, इन सारी चीजों का। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता चले कि पढ़ते वक्त किस किस चीज से आपको पढ़ाई करनी है, बुक कौन सा लेंगे, नोट्स मेरे लेंगे या क्या करेंगे, इस इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल यूज करेंगे, क्या बेसिकली आप यूज करेंगे, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले इस सब्जेक्ट में का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आपको ये सारे के सारे जो हैं वो टॉपिक पढ़ने हैं। अब मैं इसमें कोई पार्ट नहीं है, अच्छी बात ये है, अगर पार्ट रहता है तो लिखा हुआ रहता है कि इतने मार्क्स का ये पार्ट, इतने मार्क्स का ये पार्ट। ये पूरा का पूरा जो है वो एक है। एक का मतलब ये 100 मार्क्स का है। जो भी इन्हें पूछना है, इनमें से कोई भी ज्यादा और कोई भी क्या कर सकते हैं, ये कम का पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई पार्ट वाला रहता है तो उस केस में क्या करते हैं, पार्ट वाले केस में भाई पता है अगर ये 60 का है तो इसमें से जो भी चैप्टर ज्यादा कम आए, लेकिन 60 का ही रहना है इसे। ये 40 का है तो इसे 40 का ही रहना है। तो इसमें जितने भी आप चैप्टर देख रहे हैं, अभी और भी है और ये यहां तक है, तो आपको जो दिख रहे हैं। अब यहां हमने जो स्ट्रैटेजी पढ़ी थी वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम है हमारा, कि जब भी हम किसी चीज को पढ़ेंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। और कॉन्सेप्ट का मतलब है, 2 तरीके हैं पढ़ने के। अभी आपको लास्ट क्लास भी याद होगा, अगर हम उसे अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं। अभी देखिए इसे ही कैसे हम पढ़ेंगे। पढ़ने का एक तरीका होता है जिससे आपके दिमाग में कम प्रेशर बने और चीजें ज्यादा याद रहे, क्योंकि एक लॉ नहीं पढ़ने, मैंने बताया सेंचुरी लगाने वाले हैं आप लॉ पढ़ने में, शतक लगाने वाले हैं। तो भाई उतने के लिए जब समझा हुआ रहेगा तभी क्या कर पाएंगे, और अगर समझा हुआ नहीं रहा तो उतने को रट पाना जो है वो पॉसिबल ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है। तो यहां पे हम जो है वो चीजों को समझ करके पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब वो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट नोट्स, डिस्क्राइब किस तरह से पूछा जाएगा, ये सब हम लोगों ने अभी से पिछले वाले क्लास में डिस्कस किया है कि एक ही क्वेश्चन को लिखने का अलग अलग तरीका जो है वो क्या होगा। प्लस मैंने आपको ये भी दिखाया था, एग्जाम का आंसर शीट दिखाया था इंस्टीट्यूट का, कि कैसे वो मार्किंग करते हैं और कितना लिखने पे कितना मार्क्स आता है। तो यहाँ पे राइटिंग स्किल की हम प्रैक्टिस करेंगे। और जैसा मैंने आपको पिछले भी क्लास में कहा था कि 2 कॉपी होगा, एक हमारा क्लास और एक हमारा क्या होगा, होमवर्क का। जो भी चीज मैं यहाँ पे दूंगा वो कहलाया क्लास नोट्स, जो मैं यहाँ लिखने के लिए आपको कहूंगा, दैट इज कॉल्ड क्लास नोट्स। बुक वो है जो मैं आपको बाइंडिंग के फॉर्म में दूंगा। इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है, जो भी चीज रहेगा वो सब मैं करके आपको दूंगा। इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट, दिस दैट, कहीं कुछ और नहीं सोचना है। अगर वो कहीं कुछ करना रहेगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा और वो मैं बोलूंगा इतने ही पार्ट को कॉपी करो, इतने मोटे को ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं कहां पे डाल दूंगा, अपने या तो क्लास नोट्स में या कहां पे अपने बुक में दे दिया, आपका काम आसान रहेगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी अवेलेबल रहा, जितने भी अवेलेबल हमारे पास रहे, उससे मिलते जुलते, चाहे वो ओल्ड कोर्स में हो, चाहे जहां पे हमें जैसे करके भी मिले, वो सब की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और ये गुरु मंत्र जो हमारा था वो तो आपने देखा ही कि वो किस तरह का रहेगा, कि कैसे लिखे तो कितना मार्क्स क्या होगा हमें मिलेगा। मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, सिर्फ आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। और मैंने आपको एश्योरेंस दी है 100% की, वारंटी नहीं बोला, मैंने गारंटी बोला कि आप चाहेंगे तो भी जो है वो फेल नहीं करेंगे। आप बोलेंगे बस सर मजा आ गया, मतलब ये तब है, हर जगह लिखा रहता है टर्म्स कंडीशन अप्लाई, और वो टर्म्स कंडीशन है, बस मेरे इंस्ट्रक्शन को सिर्फ आप क्या करेंगे, बस उतना बस फॉलो कीजिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। आप ये नहीं बोलेंगे कि सर मैं कमजोर हूं या मैं मजबूत हूं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने CSET कर लिया और आपने इनरोलमेंट लेने के लिए अगर आप कैपेबल हैं, तो उसके अलावा यहां से आगे बढ़ने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए, हम जो अपना पहला हमला करने जा रहे हैं इसमें, वो टॉपिक जो ले रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं इसमें, लेकिन ये सब्जेक्ट बेसिकली किस चीज के लिए बना है, ये है जूरिस्प्रूडेंस यानी समझ, इंटरप्रिटेशन है, जनरल लॉज हैं। ये लॉ जो है आप जो है वो इंटरैक्ट होते हैं और इन्हीं लॉज के बेसिस पे बहुत सारे और लॉज जो हैं आपके वर्क करते हैं।
यहां पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कोई भी एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बाहर नहीं हो सकता है। वो सारे के सारे लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिस पे नहीं होंगे वो सब वॉइड कहलाते हैं। सारी बात हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहला चीज ये आता है कि लॉ तो हम बहुत सारे पढ़ते हैं ना, बहुत सारे लॉ हमें पढ़ने रहते हैं। आखिर हम चीज को समझे कैसे? सबसे पहले तो लॉ को समझे कैसे? कहा भाई लॉ को समझने की जरूरत क्यों है? तो यहां पे जो है ये जो आप देख रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, यहां से हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले ये तो जाने कि एक्ट को समझते कैसे हैं। अब ये बात कौन सी हुई? तो अब मैं डायरेक्टली आता हूं आपके इस टॉपिक पे, और तब देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और बात करते हैं, और तब आपके लिए चीज एकदम आसान रहेगा। चलिए अब यहां पे हम आ गए और यहां से हम जर्नी शुरू करेंगे। तो जो चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं ये क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अब भूल जाइए कि मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, अब ध्यान से थोड़ी देर मेरे साथ खेलिए, गेम खेलने जा रहे। अब मैंने कहा कि दुबले पतले इस बैग को देखते रहिएगा, ठीक है? अब जो है ब्लैक आए, आप वो बैग ले लीजिए, जाइए जाकर के लेके आए। मैंने जो दुबले पतले से बोला कि दुबले पतले मेरा बैग, मैं आया उधर से बाहर से, मैंने बोला क्या करने के लिए? देखते रहिएगा। अब जो है मैं आया, मैं करूं मेरा बैग कहां गया? तो बोलते सर मुझे क्या पता। तो मैंने बोला आपको बोला था देखते, तो सर मैं देख रही थी, मैं ऐसे करके देख रही थी और ब्लैक आए टी शर्ट में और लेके चले गए। पागल है क्या? यही ना निकलेगा मेरे मुंह से, हाँ या ना? अब एक चीज बताइए, अब जो है बात पहुंची कोर्ट में, मैंने बोला क्या करने के लिए? तो उन्होंने बोला कि भाई एक बार भी नजर नहीं हटाया, मैं लगातार देख रही थी। इतना देर अगर किसी और चीज को देखती तो कुछ और हो जाता, लेकिन लगातार देख रही थी। और बोल तो फिर क्या हुआ? तो मैंने देखा ब्लैक टी शर्ट आए और लेके चले गए। तो अब एक चीज बताइए, इनकी गलती मेरी गलती, ये पूरा फेनोमेना क्या है? आते हैं टॉपिक पे, पहले ये जरा देखिए क्या हुआ ये पूरा फेनोमेना। मैंने बोला देखते रहने, कोई उन्होंने देखा या नहीं देखा? इसको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, इसको बोलते हैं फ्लॉ इन इंटरप्रिटेशन, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग भी सिनोनिम्स ही है किस चीज का? इंटरप्रिटेशन का। मैंने जो इनको बोला देखते रहिए, तो क्या सेंस था? मेरे बैग को देखते नहीं, आप अक्सर जाते होंगे ट्रेन में, बस में, कहीं पे, भाई साहब थोड़ा देखते रहिएगा। तो बस भाई साहब ऐसे देखते रहे, कोई और लेके चला जाए, यही मतलब है ना कि मेरे अलावा कोई और ले जाए तो क्या करने? बताइए मेरा लीगल जो है और लिटरल और ग्रामेटिकल मतलब जो था वो इन्होंने पूरा किया या नहीं? ग्रामेटिकल किया। मैंने क्या बोला? लिटरल, सब लिटरली इन्होंने मेरे चीज को फॉलो किया। देख रहे थे, ये भी देख रहे थे कि कोई उसे क्या कर रहा है, ये भी देख रहे उसे लेकर के जा रहा है, लेकिन कुछ उन्होंने रोका टोका नहीं। दे दीजिए आपको, नहीं तो भारी लगेगा। तो अब जो है वो यहां पे आई इंटरप्रिटेशन। इनको मेरे बात को ग्रामर के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना था या किसी और चीज के अकॉर्डिंग? ग्रामेटिकली नहीं, उसके जो है वो सेंस के अकॉर्डिंग क्या करना था। ऐसा क्यों हुआ ये बताइए? क्योंकि बोलने वाला कोई और उसको फॉलो करने वाला। मैंने जब ये बोला तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा इंटेंशन कुछ और था, मैं वो इंटेंशन जो है इन तक जो है वो पास नहीं कर पाया, या मेरे उस इंटेंशन को जो है ये इंटरप्रेट। ऐसे ही करके तो पूरे लॉ की कहानी है। सेंचुरी मारना है लॉ में, वहां लिखा हुआ जो रहेगा उसको इंटरप्रेट करना। इसीलिए सबसे पहले यही एक्ट पढ़ा रहा हूं, यही चीज पढ़ा रहा हूं कि लॉ को समझेंगे कैसे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे। आप कहिएगा सर क्या मतलब, तो और थोड़ा एग्जांपल में चलते हैं। अब मैंने पूछा ब्लैक आप पीते हैं? अब देखिए आप पीते हैं, डू यू ड्रिंक? अब अगर मैंने पूछा तो इन्होंने बोला ना कोई हां। अगर मैंने ये पूछा कि डू यू ड्रिंक, बस इतना ही मैंने पूछा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैंने पूछा डू यू ड्रिंक तो हो सकता है कुछ का जवाब क्या रहे और कुछ का क्या रहे। अब देखिए क्या आप खाना खाते हैं? सबका एक ही जवाब क्यों आया, इस बार क्यों नहीं? अब दो चीज क्यों नहीं आप समझ रहे हैं?
क्या आप खाना खाते हैं? तो क्यों एक आंसर है? क्योंकि इसका एक ही मतलब है, इसमें कोई भी जो है वो एम्बिग्यूटी नहीं है, एक ही मतलब इसका है। मैंने बिल्कुल क्लियर किया कि क्या आप खाना खाते हैं। हाय विराट, आप लोग भी जो सुनते रहिएगा। आप पीते हैं? विराट, लीना, क्या आप पीते हैं? डू यू ड्रिंक? ये क्वेश्चन था मेरा। तो अब देखिए, अब यहां पीने का मतलब क्या आ जाता है? जो उसके जो है वो लिटरल मतलब को लेकर चलेगा, वो क्या बोलेगा? यस, क्योंकि मैं पानी पीता हूं, मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूं, कोई ना कोई तो दुनिया का ऐसा चीज जिसको मैं क्या करता हूं। लेकिन रियल सेंस में बताइए, अगर कोई किसी से पीता, डू यू ड्रिंक, तो इसका मतलब क्या? वो पूछता है, किसको नहीं पता कि दुनिया में कोई ना कोई चीज लोग पीता ही है। वो क्या पूछना चाहता है? रोम, विस्की, यही पूछ रहा है, यही मतलब है ना। नो, आई डोंट ड्रिंक, यही जवाब होता है। डू यू ड्रिंक? नो, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई डोंट ड्रिंक, यही होता है। अब आ गया ना फिर इंटरप्रिटेशन का मसला। पहले में नहीं आया, बाद वाले में आ गया। ऐसे ही है लॉ में। ये तो मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूं। यहां तो महाभारत, तभी तो लॉ पढ़ने के लिए आप मुझसे यहां आए हैं, वरना तो किताब मैंने कोई लॉ नहीं लिखा है। गरीब, तुच्छ प्राणी, छोटा सा प्राणी, मेरा काम बस उसको आसान शब्दों में आप तक क्या करना है। अच्छा, फैक्ट्रीज एक्ट मैंने लिखा था, जो आज पढ़ा है, इससे पहले के क्लास में मैंने लिखा ना फैक्ट्रीज एक्ट ना मेरा। अच्छा, फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन जो मैंने बताया वो मैंने ही लिखा था ना? नो, मैंने बस उसको क्या किया, आसान शब्दों में समझाया। तो आपको तो हंड्रेड्स ऑफ एक्ट पढ़ने और इंटरप्रिटेशन को लेकर के तो बहुत सारा जो है इशू आएगा। इसीलिए बनाया गया इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, क्योंकि स्टैट्यूट का मतलब होता है एक्ट, लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, वॉट एवर नेम, जो भी आप नाम कहिए, जो बनाया गया है। और थोड़ी सी बात करते हैं। अब देखिए इंटरप्रिटेशन का और कैसे कैसे नीड आता है। एक बार जो है वो कॉपी है ना, एक कॉपी और एक पेन लेकर के दो लोग आइए यहां पे। कॉपी और पेन देखिएगा, यहां आइए और एक यहां आइए, कैमरे में आइए, ठीक है। अब जो है ये यहां मैंने रख दिया। व्हाट इज रिटन ओवर हियर? व्हाट इज रिटन ओवर हियर? मैं क्या जादूगर हूं क्या? और मैं पढ़ा रहा हूं या जादू दिखा रहा हूं? देखिए, आपके ही दोनों फ्रेंड हैं या मैंने लाया है? आप ही के फ्रेंड है। मैंने एक चीज सामने रखा है और पूछ रहा हूं, तो ये क्या बोल रहे हैं? और आप क्या बोल रहे हैं? क्यों? इन्हें 9 दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? क्या आंख किनकी खराब? कोई गलत है? आप देखिए, यही सिचुएशन में मैंने इनको रखा है जो आपके सामने है। अब एक बार आप फिर जो है वो थोड़ा साइड आइए, अभी आप रहेंगे या आप बैठिए, कोई दो और आएंगे, उनको भी जो है वो फेमस करूं। ये लीजिए। तो अब मुझे बताइए, इन्होंने क्या इंटरप्रेट किया व्हाइट ने, और इन्होंने क्या बोला था ब्लैक ने? अब ठीक यही सिचुएशन तो है। एक को बोला तो एक 9 कह रहा है कि जस्ट बिकॉज यू आर राइट डजंट मीन कि आई एम व्हाट। बात सही है, आप सही है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा क्या होगा। आप देख लीजिए, ये एग्जाम्पल यहां पे है। तो ये जब बात आई तो लगा कि भाई ये मसला तो सारा, ये क्यों इंटरप्रिटेशन करें। कोई चीज पढ़ने का मैंने पहले बोला 2 तरीका। एक, जय माता दी, लेट्स रॉक, वाहे गुरु दी खालसा वाहे गुरु दी फसा, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह अकबर, हमला कर दें, या जरा समझ लें कि क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। अब पूछना नहीं है एग्जाम में ये 6-9, लेकिन अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो शायद हमें क्या रहेगा, याद रहेगा, और हम कभी इस चीज को भूलेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाई इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये चीज है। दोनों में से कोई गलत है नहीं। इसने जो देखा इंटरप्रेट किया वो 6 किया, उसने जो इंटरप्रेट किया वो क्या किया, 9 किया। अब एक और चीज है। अब दुबले पतले आप आइए, आप आइए, दोनों एक जैसे दुबले पतले लगेंगे। आ जाइए, यहां पे आइए। एक्सपैंड दिस, इसको एक्सपैंड करें। तो दोनों पकड़ के अच्छे से कीजिए ताकि दिखे। एक्सपैंड करना है इसको। एक्सपैंड मीन्स फैलाना।
कितना हुआ? ठीक है, अब तोड़ मत दीजिएगा, मैम का है। ठीक है, आप जाइए। इनको मैंने बोला एक्सपैंड दिस, आइए जरा। अगर मैंने आपको सिर्फ बोला एक्सपैंड दिस, तो आप क्या कर रहे हैं? इन्होंने क्या किया? ठीक है, रुकिए जरा। अब मैंने यहां पे लिखा एक्सपैंड दिस, लिखिए। सही किया इन्होंने। मैंने जब इनको बोला एक्सपैंड करने इसको, तो इन्होंने क्या किया? एक्सपैंड करना मीन्स दो चीजों के बीच दूरी को बढ़ाना, राइट? तो इन्होंने इस तरह से किया। यहां किया तो इन्होंने इसका मतलब लिख दिया। अब आपको पता है एक और होनहार बच्चे ने क्या किया? आप थोड़ा इधर आए, हाँ, अब वहां दिखेगा आपको, आप वहां देखिए अपने आप को। अब यहां पे, हाँ जी, ये देखिए। थैंक यू सो मच, बैठिए। अब देखिए, एक बच्चे को बोला गया एक्सपैंड करने के लिए a प्लस बी का, क्या गलती किया उस मासूम ने? यही तो मैंने बोला, सही तो किया, एक्सपैंड मीन्स इतना और, यही किया ना। तो उस मासूम से जब बोला a प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या करने के लिए, देखिए कितना अच्छा किया, बढ़ाते गया ना दूरी। ये लीजिए। अब मान लीजिए कि मैं यहां पे हूं, मैंने क्या किया वो देखिए, सेम चीज, यही है। चलिए, बढ़ा दी दूरी ये भी की। अब यहां करूंगा, आप लोग हंस रहे, मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूं? क्या मैं पढ़ा लिखा जैसा काम नहीं कर रहा हूं? क्या गड़बड़ी है? लिटरल मीनिंग सही है मेरा, एकदम सही। एक्सपैंड करने बोला, एक्सपैंड का मतलब बीच में दूरी बढ़ाना होता है, मैंने सही कर दिया। यही किया था इस मासूम से बच्चे ने, जब इसको क्या बोला गया? एक्सपैंड करने के लिए। अब अगर मैं आपको बोलूं यहां पे जो है बॉटल, प्लेट और ये, अब मैं कह रहा हूं कि ब्लैक, फाइंड द बॉटल। आइए कीजिए, क्या करिएगा? फाइंड द बॉटल बोला तो आप क्या करेंगे? उसे उठा लेंगे। कर लिया ना? ठीक है, रख दीजिए। अब जरा इस चीज का फिर जवाब दीजिए अपने जगह पे ही जाके। मैंने जो है अब यहां पे लिखा 5, 7, 8 और x, लिखिए अपने कॉपी में, ये ऐसे ही फैला करके 5, 7, x और 8 फटाक से लिखिए। लिख लिया? अब अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड x, तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही करते हैं ना, लगा दिया x पे गोला, ठीक? यही होगा? हाँ जी, कुछ गड़बड़ है क्या? मैं फिर से ये क्वेश्चन यहां कर देता हूं। अब ये एक ट्रायंगल है, ये x, ये 3, ये 4। मैंने बोला फाइंड x। कितना मासूम सा बच्चा था, डेनिस द मेनिस। क्या किया? क्या गलती किया? अभी तो आपने भी तो x में गोला लगाया था, तो उसने भी तो ऐसा ही किया। लेकिन क्या ये उसे करने बोला गया? तो बताइए इसमें x क्या करते हैं? सॉल्व करके निकलते। और हमने पढ़ा हुआ है कि x स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो x इक्वल टू हो गया रूट अंडर 16 प्लस 9, यानी कि 25 का रूट, यानी कि 5। यानी यहां पे x इक्वल टू उसे लिखना था क्या? उसने मस्त क्या किया? गोला लगा दिया।
और देखिए क्या बोलता है बेचारा, हियर इट इज। ये एक बच्चे का चेक किया हुआ कॉपी है, तो ये क्या है, हियर इट इज। क्या गलती हुई उससे? यानी इंटरप्रेट नहीं कर पाया जो उससे पूछा गया। अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन देखे, ग्रामेटिकल देखे, तो उसने कोई गलती नहीं की है, लेकिन फिर वो इंटेंशन और उसके सेंसेबल मतलब को नहीं समझ पाया। ऐसे और कुछ महान आत्मा को देखिए, ताकि आपको लगे कि आप मुझसे ये पूछेंगे ही नहीं कि सर व्हाई दिस चैप्टर। मतलब इंटरप्रेट करने की, ये जानने की जरूरत क्या है कि कैसे किसी चीज को क्या करें, लॉ को कैसे इंटरप्रेट करें। लॉ लिखा हुआ है, पढ़ेंगे समझ जाएंगे, तो जरूरत क्यों पड़ी इसकी? उसका जवाब है, देखिए मैथ के एक टेस्ट में क्या जवाब दिया। स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बच्चे का कॉपी है, इसीलिए ये ऐसा है। स्पेलिंग इग्नोर कर जाते, डायबिटीज का क्या लिखा नहीं लिखा। कैसा जवाब दिया? क्या यही मैम ने पूछा उससे, सर ने यही पूछा होगा? तो वो क्या चाहते थे पूछना, और क्या इसका आंसर होता 36 माइनस, तो वो क्या लिखना चाहिए था उसे? उसने क्या लिखा? फिर क्या पंगा आया? आया इंटरप्रिटेशन का इशू या नहीं? अब आप कहेंगे सर ये क्या आप मजाक कर रहे हैं। मजाक मैं नहीं कर रहा, ये मजाक इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि इस चीज को आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है ये तो बच्चों वाला चीज है। अब जब मैं आपको लॉ दूंगा आपके लेवल, जिसे मैं बच्चों की तरह कर लूंगा, अब वहां पे आपको लगेगा हाँ सर अब लग रहा है। तो उसी चीज के लिए बना कि लॉ की किस चीज को मैं तो कर लूंगा इंटरप्रेट, क्योंकि मैं उस चीज में एक्सपर्ट हो गया। आपको एक्सपर्ट होना है, तभी ना ये पहले पढ़ाया जा रहा है कि पहले ये तो जान लो कि ये जो सेंचुरी मारेंगे आप लॉ की, इतने सारे एक्ट रूल रेगुलेशन की, उसको समझेंगे कैसे, कहां में कहां सैल, कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन, कहीं कुछ लिखा हुआ है। एक जगह लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेनिफिट और मैनर कैन बी डन। पहला मजाक बना दिया, अब मैं क्या समझू? सुना है ये चीज? कॉन्ट्रैक्ट अगर कुछ पढ़े हो, नहीं पढ़े होंगे तो आगे जानिएगा। मतलब एक ही जगह अलग अलग चीज लिखा है, मैं क्या इंटरप्रेट करूं? अब आया ये आपके लेवल का सिक्योरिटीज लॉ से भी आईसीडीआर रेगुलेशन, अभी आप नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे, ग्रुप 2 में है। सिक्योरिटीज लॉ में कुछ और सेबी ने कहा है, कंपनी लॉ कुछ और कह रहा है। हम क्या करें, जान दे दें? हमें कैसे ये चीज करना पड़ेगा? तो इसीलिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी? इंटरप्रिटेशन की, कि किस चीज को कैसे इंटरप्रेट करें। जब एक चीज के एक से ज्यादा मतलब है, और भी बहुत सारी बात है। अगर मैंने लिखा प्लांट एंड मशीनरी की कीमत इतनी है, और मैंने लिखा प्लांट, ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी, और एक मैंने लिखा प्लांट एंड ट्री। अब जब मैं किसी को बोल रहा हूं कि प्लांट एंड ट्री, तो इसका मतलब क्या बोल रहा हूं उसको? वो प्लांट मशीनरी वाला। क्यों भाई, कैसे? तो ये तो सामने वाले को समझना होगा। आया ना फिर इंटरप्रिटेशन की बात, कि किस चीज को किस चीज के क्या कर रहा हूं, साथ में बोल रहा हूं। ये मैटर किया या मैटर नहीं किया? ऐसे ही जो है मैं आपको बोल रहा हूं कि ग्रीन वेजिटेबल, अब उसमें ग्रीन वेजिटेबल बोलता है गया, तो उसमें शुगर कैन भी तो ग्रीन होता है, तो वो भी समझ गए। पका दीजिए मेरे लिए, खिला दीजिए मुझे, सब ठूसो, आप ही ने बोला था ग्रीन वेजिटेबल आपको पसंद है, तो ये मैंने शुगर कैन पकाया है आपके लिए, क्या करो इसको खाओ। मतलब मैं कह रहा हूं कि क्या कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन इशू ला रहा है या नहीं ला रहा है? और लॉ में कहीं पे भी कुछ लिखा है, कहीं में। आज आपने कंपनी लॉ का भी क्लास किया था, आपने ये पढ़ा होगा, एक कंपनी फॉर अ लॉफुल पर्पस, कंपनी में बी इनकॉर्पोरेटेड। A company may be incorporated for lawful purpose में, इसका मतलब है कि अनलॉफुल पर्पस के लिए इसका मतलब कंपनी बना सकते हैं। मेरा तो यही मतलब मुझे पता है। अब यहां वो क्या कहना चाह रहा है? कहने का मतलब यह है कि अब देखिए, अब आ रहा है ना आपके लेवल का चीज। अभी तक तो आपको लग रहा है सर ऐसा थोड़ा ना कोई करेगा, तो आपके लिए यही आएगा कि डिफरेंट डिफरेंट लॉ को इंटरप्रेट करना। एक और बच्चे पे हंस लीजिए, आपने पढ़ा होगा मॉस्किटो साइकिल, पढ़ा था ना 9th 10th में, कि भाई पहले जो है वो मच्छर के जो है वो छोटे छोटे जो है उसके ये होते, फिर वो जो है फर्टाइल होता है, फिर ऐसे करके फिर वो ये उसका साइकिल हुआ। बच्चे को बोला गया मॉस्किटो साइकिल बनाए, तो उसने साइकिल पे क्या बिठा दिया?
और ये क्या हो गया उसका इंटरप्रिटेशन, और उसने मॉस्किटो साइकिल कर दी, राइट। तो 9/10 और लिखा गया वेरी क्लेवर, राइट 5 वर्ड्स। देखिए यहां पे भी यू कैन स्पेल, तो उसको जो है 5 वर्ड्स में 5 जगह दिए हुए थे, उसने इसको यहां से पिक किया, राइट दिस। जबकि उसको क्या बोला गया कि 5 कोई भी वर्ड लिखिए जो आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो उसका ये जवाब रहा। अब मुझे बताइए, आ रहा है इशू इंटरप्रिटेशन का, तो यही जो इंटरप्रिटेशन के इश्यूज हैं, इसी इश्यूज को क्या किया गया, रिजॉल्व किया गया। एक बच्चे से बोला गया सर्कल द क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तो उसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो करना था, उसने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर ही उसे क्या मिला। अब मुझे बताइए, जबकि उसको इसमें से ढूंढने हैं स्मॉलेस्ट नंबर या क्वेश्चन नंबर को ही कर देना है 1, 2, 3, ऐसे की जगह उसने इस तरह का फॉर्मेट ले लिया। यानी कि इंटरप्रिटेशन में सबसे जो है वो जरूरत की चीज आई कि भाई क्यों जो है हमें रिक्वायरमेंट हुई किस चीज की, इंटरप्रिटेशन की। तो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट, स्टैट्यूट। किसको हम इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं, स्टैट्यूट। और स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, सब कुछ इसमें शामिल है, लॉ, एक्ट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, रेगुलेशन, रूल, वॉट एवर नेम कॉल्ड, मेड बाय द ऑथोरिटी, वो क्या कहलाता है, स्टैट्यूट कहलाता है। तो चाहे उसको रूल, जैसे सेबी ICDR रेगुलेशन, वो रेगुलेशन हो गया। NCLT रूल, वो आपका रूल हो गया। सेबी सर्कुलर, MCA नोटिफिकेशन, ये सब क्या हो गया, ये सब वो डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए आप तक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप इस काम को इसी तरीके से क्या करेंगे, करेंगे। तो वो सब क्या कहलाया, स्टैट्यूट। एक्ट, कंपनीज एक्ट, आज ही पढ़ रहे थे, फैक्ट्रीज एक्ट, ये सब स्टैट्यूट है। कंपनी लॉ बोले तो भी स्टैट्यूट, कंपनीज एक्ट बोले तो भी स्टैट्यूट। तो स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो थोड़ा सा जरा इसके बैकग्राउंड को समझिए। हमारे देश में कोई भी जब लॉ बनता है, तो जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, इसी में है, JIGL में ही है, थोड़ा सा और गुजरने के बाद, ये सब होने के बाद। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका इस तरह से स्ट्रक्चर है कि लॉ बनाने का काम अलग बॉडी करती है, उस लॉ को इंप्लीमेंट कराना अलग बॉडी का काम है, और अगर उसको लेकर के कोई डिस्प्यूट आया तो उसको अलग बॉडी जो है वो रिड्रेस करेंगे। तो लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर करते हैं। बोलिए मेरे साथ, कौन करते हैं, जिसका नाम है पार्लियामेंट और असेंबली, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा जिसको हम कहते हैं। सुनते भी होंगे, आपका जो है वो स्टेट लेवल पे असेंबली हो गया, सेंट्रल लेवल पे आपका क्या हो गया, पार्लियामेंट हो गया। अब पार्लियामेंट के जो है वो 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका मतलब है कि सेंट्रल लेवल पे लॉ जो बनेगा वो पार्लियामेंट से पास होगा, और जो स्टेट लेवल पे होगा वो असेंबली से पास होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, उस स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होगा। इसको बनाने के समय वोटिंग वगैरह की जरूरत होती, लॉ बनाया गया, देखते हैं ना कितने कानून बने थे जिस किसी चीज के लिए, तो उसमें जो है वो वोटिंग होती थी, तब जाकर के आपका जो कृषि वाला कानून ही जो बना था, जिसको लेकर के बहुत इशू आया था। तो जो भी एक्ट बना हुआ, ये कंपनी लॉ, ये सारा कुछ, ये बनाने वाले तो वही लोग हैं, MLA और MP। अगर सेंट्रल लेवल पे बन रहा है तो कौन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर स्टेट लेवल पे तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको MLA बोलते हैं। तो ये बेसिकली उसको क्या करेंगे, तो बनाने वाले ये लोग हैं, और उसको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ये हो गया लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं, और देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इंडियन पीनल कोड तो लेजिस्लेचर ने बनाया, ये सेंट्रल लेवल पे कानून है इंडियन पीनल कोड, या अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। इंडियन पीनल कोड जो है वो आपका सेंट्रल लेवल पे है, क्राइम वगैरह ये सारा चीज सेंट्रल लेवल पे है। इसको इंप्लीमेंट कराने का काम आया ना एग्जीक्यूटिव बॉडी पे, पुलिस इंप्लीमेंट कराती है। लेकिन अगर कल के डेट में कोई डिस्प्यूट आया, मैं गुनहगार हूं या नहीं हूं, तो फैसला वही MLA MP और पुलिस करते हैं या कोर्ट करती है। कानून बना दिया लेजिस्लेचर ने, उसको जो है वो इंपोज करने की जिम्मेदारी पड़ गई एग्जीक्यूटिव बॉडी पे, जिसमें पुलिस, IAS IPS ये सब हो गए। और अगर इसको लेकर के कोई डिस्प्यूट हुआ तो कहां जाएंगे,
जुडिशियल के पास, कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट बेसिकली तय करेगा। तो मुझे बताइए, बनाने वाले बॉडी और जिसको उसको इंटरप्रेट करना है वो दोनों अलग अलग हैं या नहीं? मेरे और दुबले पतले में कंफ्यूजन क्यों आया? मैंने बोला बैग को देखते रहिएगा, ये क्या बोले? देख रही हूं, देख ही तो रहा हूं, देख रहे थे ये। लेकिन ये जो बेसिकली क्या कर रहे थे, देख रहे थे, क्या वही देखना मैंने इनको बोला था? नहीं, ये देखना मैंने इनको नहीं बोला था। तो क्या बोला था? अब मैं बोलने वाला और वो इंटरप्रेट, दो अलग अलग लोग थे, इसलिए कंफ्यूजन हुआ ना। अगर मैं ही उसको देख रहा होता तब ये ले जाते ब्लैक हमारे, मजाल था, मैं जान ना दे देता अपना, ले जाने देता इन्हें नहीं। तो चूंकि जो बना रहे हैं और जो उस पर फैसला सुनाएंगे, जिनको इंटरप्रेट करना है, वो दो अलग अलग बॉडी है। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी इंटरप्रिटेशन के लिए क्या बनाने का? तरीका बताने का, इसका प्रोसीजर बताने का, रूल बताने का, कि देखो भाई ऐसे सिचुएशन में अगर मैंने बोला देखते रहना दुबले पतले, तो ये नहीं कि ऐसे देखते रहना, कोई ले जाए तो उसको क्या करना है, तो ये बताऊंगा तब ना। मैंने बोला एक्सपेंड करने, तो यहां पे जब बोला एक्सपेंड करने तो एक्सपेंड करने, और ए प्लस बी को बोला एक्सपेंड करने तो ए और बी को दूर दूर नहीं करना, उसका क्या लेना, फॉर्मूला का जो है वैल्यू लिख देना कि उसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा। मैंने बोला फाइंड बॉटल, यहां पे तो बॉटल मिला तो दे दीजिए, लेकिन यहां पे अगर बोलूं तो फाइंड एक्स का मतलब है एक्स को ढूंढना नहीं, बल्कि एक्स का क्या निकालना। अब अभी तो इतने में ये रूल आ रहा है, यहां पे तो बड़े सारे एक्ट हैं, तो और रूल आएंगे या नहीं, जिसकी मदद से एक ही बात बस है, मेन जो इसके जो है वो कहिए सेंट्रल में जो बात है वो ये कि जिस पर्पस के लिए हमारा क्या बना, लॉ बना है, वो पर्पस पूरा हो, और उसी के अकॉर्डिंग जो है जुडिशियली बॉडी, कोर्ट चीजों को क्या करे, तय करे। तो बेसिकली ये डायरेक्शन एक तरह से कहिए कोर्ट टू कोर्ट के लिए है कि आप जब लॉ को इंटरप्रेट करने लगे, हम और आप भी जहां इंटरप्रेट करने की जरूरत होगी तो हम उसी तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, जो रूल हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप खाना खाते हैं, अब आपको इसमें कहीं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि यहां पे कहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, आपने हां बोल दिया। लेकिन अगर मैंने आपसे जो है वो पूछा कि भाई क्या आप पीते हैं, तो अब डिपेंड करता है कि उससे पहले मैंने क्या बोला था और किस सिचुएशन में पूछा। अगर सारे के सारे लोग जो है वहां पे पार्टी में जो है वो बियर्स या रोम सोम दे रहे हैं और मैंने बोला डू यू ड्रिंक, तो आप बोलते हैं नहीं, एकदम एक बार में आपको यही बोलना, और आप बोलते हैं हाँ, तो इसका मतलब मैं आपको ऑफर करूंगा या नहीं। मैंने ऑफर कर दिया, आप बोले कि नहीं मैं नहीं पीता, मैंने बोला अभी तो आपने बोला, तो मैं पीता हूं मतलब पानी पीता हूं, ये पीता हूं, तो क्या ये चीज आपने सही बोला था? नहीं। लेकिन अगर जो है नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में आप बोले कि आप पीते हैं, तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, पानी या चाय के बारे में आप कह रहे होंगे। उससे पहले अगर आपसे कोई पूछा गया कि कौन कौन चाय पिएगा, मैं पीता हूं, नहीं घर में मम्मा पूछती भी है, कोई बनाने लगी या कुछ भी, कौन कौन चाय पिएगा, मैं पीता हूं। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब वही हुआ कि आप मम्मा को बोले मम्मा मैं, तो फिर समझ लीजिए आप जीवन में फिर और कुछ ना पी पाएंगे, उसके बाद वो लास्ट होगा जो भी आप क्या करेंगे, पिएंगे। तो अलग लोग और अलग लोग एक चीज पे डील कर रहे हैं, एक बनाने वाला और एक उसके बेसिस पे निर्णय करने वाला, डिसीजन करने वाला। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी किस चीज की, इंटरप्रिटेशन के लिए रूल बनाने की, ताकि ऐसे नौबत में हर कोई क्या करे, ऐसे ही इंटरप्रेट करे, और ऐसे सिचुएशन में हर कोई क्या करे, इंटरप्रेट करे। इसका मतलब दुबले पतले को भी बोला कि बैग देखते रहिएगा, तो भी ये क्या करेंगे, वैसे ही देखेंगे। ब्लैक को बोला ये भी ऐसे ही करेंगे, मास्क को बोला तो भी क्या करेंगे, वो भी वैसे ही करेंगे। जिसको बोला सबको, ये नहीं कि सर ये तो आपने दुबले पतले के लिए बोला था, नहीं। अगर ये रूल बन गया तो इसका मतलब जिसको बोला मेरा बैग देखते रहिएगा, इसका मतलब वो उसकी हिफाजत करे मेरे आने तक, यही मतलब हुआ, कोई उसके साथ छेड़छाड़ ना कर रहा हो। यही चीज यहां लिखा है कि लॉ बनाने वाली बॉडी क्या कहलाई, लेजिस्लेचर, और जो इसको अप्लाई करेगी वो कौन है, और दोनों अलग अलग लोग हैं। इसीलिए एक पूरा का पूरा क्या बनाया गया, तरीका बनाया गया, जिससे उसको हम क्या कर सके, डिटरमाइन कर सके। आइए, अब इसमें एक एस्पेक्ट है कि क्लास ऑफ स्टैट्यूट। क्लास का मतलब क्या होता है, अब देख लीजिए, सबसे पहले इंटरप्रेट यही करने की जरूरत पड़ गई। क्लास ऑफ JIGL यही है। अभी थोड़ी देर पहले क्लास ऑफ सेटिंग अप, तो लेक्चर, अच्छा लेक्चर ऑफ स्टैट्यूट, ये कर रहे हैं अभी, बोलिए हाँ,
नहीं, यहां क्लास ऑफ स्टैट्यूट का मतलब क्या हुआ? यही क्लास। यस, यहां क्लास का मतलब यही हो गया। टाइप हो गया, काइंड हो गया। अब आप खुद देख लीजिए, वर्ड बदल रहा है अपना मतलब। हम और आप क्लास में हैं, तो हम और आप टाइप हैं। अच्छा, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं, और फाइन ऑफ 100 रुपीज हैज बीन इम्पोज। अगर कोई पूछे कि हाउ आर यू, 10 रुपीज, फाइन तो बोलते ही है, तो बता दीजिए फाइन का अमाउंट। एक फाइन मीन्स स्पेलिंग भी सेम है, अनफॉर्चुनेटली प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, दोनों फाइन ही है। लेकिन एक फाइन का मतलब पेनल्टी और एक फाइन का मतलब योर जेस्चर, योर वेलनेस, यही है मतलब। अब आप देखिए, वर्ड अटका रहा है, तभी तो हमें जरूरत पड़ी। कहा ठीक है, पहले ये तो देख लें कि जो हम स्टैट्यूट बोले, जिसको बोलते हैं लॉ, एक्ट, रेगुलेशन, ये कितने तरह के होते हैं। कहा क्या तरह का मतलब है? कहा तरह का मतलब ये है कि जितने भी अभी आप पढ़ेंगे 100 में, तो 100 ही थोड़ा ना है, थाउजेंड्स हैं। आपको अपने कोर्स में कितने पढ़ने हैं? 100 के आसपास। जबकि हजारों की संख्या में, हजार भी नहीं, हजारों की संख्या में हम नियम बहुत बनाते हैं। क्यों बनाते पता है? नियम उस देश में ज्यादा बनता है जहां पे हर बात पे लोग कहते हैं, हर बात पे नहीं लोग कहते हैं कि तू क्या है। तो वही हर बात पे जो लोग कहता है, कहां लिखा है, जरा दिखाइयो। तो बोलते ये ले मर, इसमें यहां लिखा है। एक बात दिखाया तब तक कोई और मसला हो तो बोलता है अच्छा बड़ा तेज में दिखाना, जरा बड़ा तेज में, कहां लिखा है? नहीं लिखा था, बनाओ रे। किसको? चाय नहीं बनाने बोला, लेजिस्लेचर को बोला क्या करो, बनाओ रे लॉ, एक और लॉ क्या करो, भेजो, पार्सल करो। अब ये बन गया। फिर कुछ बात हुआ, ये कहां लिखा है, फिर बनाओ रे, बिल्कुल चाय कॉफी की तरह ही हो गया। और लोग आते गए और क्या बनता जा रहा है? लॉ बनता जा रहा है। अब इसी को हम टाइप में कि किस समय क्यों बोला बनाओ रे, किस समय किस तरह से। तो कहा एक है हमारा कोडिफाइंग स्टैट्यूट। अब ये हो गया हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है मेंशन द टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट और क्लास ऑफ स्टैट्यूट। तो अगर हमने बोला टाइप या क्लास ऑफ स्टैट्यूट, सर आप कितने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? लीना, अगर ये अच्छे में पूछ रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और अगर मुझसे हैरान परेशान अभी हो गए कि सर मार ही डालोगे तो प्लीज ये क्लियर करें। मैं सोच रहा हूं लीना आप अच्छे में ही पूछ रहे होंगे। ओके, तो मैं आपको जो है वो एग्जीक्यूटिव में ग्रुप 1 में 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, JIGL और सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी, जो आप देख चुके हैं। और जब हम लोग 2 में मिलेंगे, यानी मॉड 2 में या ग्रुप 2 में, तो वहां पे सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, अब उसको SLCM बोलिए, CMSL बोलिए, दोनों एक ही है। सिक्योरिटीज लॉ बोलते हैं, और एक है इकोनॉमिक लॉ। तो वहां 2 सब्जेक्ट, यानी कि दोनों मॉड में 2-2 पढ़ाऊंगा। यानी मेरे साथ आप 4 सब्जेक्ट में हैं। CS में जो है 50% से ज्यादा का सफर मैं तय कराऊंगा, और प्रोफेशनल में तो लगभग सारे मैं ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ ही बस छोड़ करके, क्योंकि उसमें और कम रहते। अच्छा, तो प्लीज ये बता दीजिएगा, आपने पूछा मैंने कह दिया, लेकिन मैं थोड़ा डर गया कि कहीं बच्चा ये ना सोच रहा है कि सर कितने में झेलाओगे आप ही। तो दोनों ग्रुप में 2-2 सब्जेक्ट में लूंगा। चलिए, आप लोग को भी ऐसा लगा था? नहीं, बचा हुआ हूं। अच्छा, अब देखिए कोडिफाइंग स्टैट्यूट। अब ये नाम कोडिफाइंग है, तो हमें कोडिफाइंग याद रखना पड़ेगा। मुझे नाम देना रखता तो मैं तो ऐसे ही दुबले पतले, पतले दुबले, हिना मिनाडिका, डायडेमनिका, चिका मिकानिका ऐसा रख देता। उन्होंने क्या रखा नाम? थोड़ा कोशिश करते हैं कि उस वर्ड से ही कुछ आसानी से समझ सके। तो कह रहे ये कोडिफाइंग स्टैट्यूट का मतलब होता है कि जो लॉ आपके कस्टम में चले आ रहे, कस्टम का मतलब होता है हैबिट एंड प्रैक्टिस, उसको बेसिकली किस में कन्वर्ट कर दिया? लॉ में। जैसे कि एग्जांपल दूं, शादियां क्या एक्ट बनने से पहले, हिंदू मैरिज एक्ट बनने से पहले शादी नहीं होती थी हिंदुओं के बीच में? मुस्लिम की शादी नहीं होती थी? मुस्लिम पर्सनल कुछ उनका भी कानून बना हुआ है। तो ऐसे क्या नहीं होता था? होता था। तो अगर होता था तो वो उसी कस्टम के अकॉर्डिंग होता था। अब उसी कस्टम को हमने क्या बना दिया? हिंदू मैरिज एक्ट। और उसमें उन बातों को क्या कर दिया? लिख दिया। तो जो चीज कस्टम में, नहीं तो कस्टम में अगर सिर्फ रहता तो बोलते बता कहां है, कल को डिवोर्स या कोई और मामला आता, एक बंदा 2-2 शादी कर रहा होता, बोलते बता कहां लिखा है 2 शादी नहीं कर सकते, तू तो लायक इसे कि तेरे एक नहीं होने चाहिए थे।
लेकिन अब जो है वो फिर बोलेगा कि कहां लिखा है, तो इसीलिए क्या करना पड़ा, हर कस्टम को हमें क्या करना पड़ा। और एक चीज और मैं बताऊं, ये चीज जो है वो कस्टम से निकल के आप देखते होंगे कि जो भी आप रामायण महाभारत या और भी जो है बाइबल कुरान जो भी चीज आप पढ़ते हैं, गूगल साहब का जो बुक है, कोई भी चीज पढ़ते हैं, आपको क्या लगता है जब वो लिखा गया उससे पहले उसको फॉलो नहीं किया जाता था? जो वहां के जो है वो महंत होते थे या जो भी नाम उनको दीजिए, जो गुरुद्वारा के प्रबंधक होते थे, वो क्या पहले उस नियम से नहीं पूजा कराते थे? उस नियम से आप जाते थे तो मत्था नहीं टेकते थे। बाद में ना लिखने का जमाना आया तो उसको क्या किया गया, तो पहले पूजा का जमाना आया या पहले राइटिंग आया? हमारे देश में लिखने का काम तो बहुत बाद में हुआ है। पहले याद है ना, वो लकड़ी के चीजों से इंक वगैरह दूसरे तरह का बना बना करके मोड़ के पंख से ऐसे करके उससे पहले तो लिखने की भी बात नहीं थी। लेकिन उससे पहले जो है वो सारे चीज आप कर रहे थे या नहीं, रिचुअल्स को, उसी को जब आप कन्वर्ट कर देते हैं रिटेन चीज में, कोड में, तो उसको क्या कह देते हैं, कोडिफाइंग। नहीं बोलते हैं क्या कर रहे हो, कोडिंग कर रहा हूं। सोचिए जरा, कोड कर रहा हूं मतलब क्या, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसी को लिख रहे हैं। सोचा हुआ है कि ऐसे करके यहां से बोलेंगे खुल जाओ सिम सिम तो दरवाजा क्या होगा, आप बोलेंगे ऐसे करेंगे फैन चल जाएगा, या ये चीज। तो बोलते ऐसा मैं क्या लिख रहा हूं, कोड लिख रहा हूं, मतलब प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो उसी को क्या बोल दिया, कोड करना। तो ये हुआ कोडिफाइंग स्टैट्यूट। टाइप है स्टैट्यूट का, जो लॉ ऐसे करके बना उसको क्या बोल दिया, कोडिफाइंग स्टैट्यूट। यानी हमें इंटरप्रेट सबको करना है, चाहे वो कोडिफाइंग हो चाहे किसी भी तरह का हो। अभी बस उसको क्या कर रहे हैं, हम टाइप्स देख रहे हैं। अगला हमारा है डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट। ये बेसिकली कहता है कि मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, पहले से लॉ में लिखा हुआ था और हमने जो है जो लिखा था उसी लॉ के कुछ बात में क्लैरिटी नहीं आई, तो उसी को क्या कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक नहीं, अमेंडमेंट नहीं है, एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मानस आप उस बात को नहीं समझ पाए, उसका मतलब ये हुआ। तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर लॉ लिखा, उसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटरी। यानी जो बात लिखी थी, कोई नया एक्ट नहीं बना रहा हूं, उसी लिखे हुए बात को एक्ट बना करके आपको क्लियर कर रहा हूं कि उसका मतलब यही है, कुछ और आप मत समझना। ऐसे स्टैट्यूट को क्या बोलते हैं। और ऐसा जो है वो देना पड़ता है जब आपके सर्कुलर जारी होते हैं, ये जो रूल्स बनते हैं, नोटिफिकेशन होता है, ये सब डिक्लेरेटरी नेचर ही रहता है कि एक्ट तो बने हुए थे लेकिन कंफ्यूजन आना शुरू हो गया। अब जैसे कोई भी बात है कि हु कैन बिकम द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अब कहीं पे लिखा हुआ था इंसैने वर्ड या लिखा हुआ था कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब कहा कि ये क्लियर नहीं हो रहा, कितना अनसाउंड कितना क्या, तो बोला भाई अनसाउंड का मतलब ये होता है। अब सिर्फ ये बताने के लिए अगर हमने कुछ किया तो उस तरह की चीज को क्या बोल दिया, क्या हमने कोई नया कानून बनाया, क्या उसके डेफिनेशन को बदला है, बदलते तो अमेंडमेंट कहते हैं। तो हमने बस उसको क्या किया, एक तरह से एक्सप्लेन किया उसको और जो है वो बता दिया आपको, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटरी। रिमेडियल स्टैट्यूट। रिमेडियल स्टैट्यूट का मतलब होता है रेफर टू ए स्टैट्यूट इनैक्टेड टू क्योर ए डिफेक्ट इन प्रायर लॉ। लॉ बनाया हुआ था लेकिन उस लॉ में जो हमने लिखा था उस लॉ के प्रोविजन में जो है वो एक डिफेक्ट था। जैसे मैं एक एग्जांपल फिर दूंगा, हालांकि वो बैड इंसिडेंट है बट समझाने के लिए देना पड़ेगा। निर्भया इशू जो हुआ था उसमें मैंने पिछले क्लास में भी जिक्र किया था, एक जो बच्चे की उम्र 13 ईयर था उसको सिर्फ 3 साल के लिए जो है बाल सुधार गृह में क्या किया गया था, भेजा गया था। अब देखिए आपके लॉ में वही था तो आपने वही किया। अब आप क्या कर रहे हैं, आप जो है वो वहां पे लॉ में आपको क्या मिला, डिफेक्ट मिला। तो आप इसको दूर करने के लिए अभी अमेंडमेंट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि अमेंडमेंट का प्रोसीजर फिर वैसे ही होता है, लेजिस्लेचर में वोटिंग होगी, सब लोग होंगे, सदन। यहां तो सत्र नहीं चलता, सत्र समझते हैं ना, सेशन नहीं जिसमें विपक्ष जूतेबाजी चप्पलबाजी सब चल जाता है एक दूसरे पे, जो कांग्रेस बीजेपी में किसी पार्टी का समर्थक, और ये नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि देखते हैं ना पार्लियामेंट वगैरह का सीन कभी देखते हो, वैसे में सबको एक जगह बैठना है और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है वो अमेंडमेंट होगा। तो हमने कहा कि तब तक हम एक उसका छोटा सा चीज बना लेते कि देखो भाई कभी कभी क्या होता है उस चीज में अमेंडमेंट लाना है तो लोग रिजिट होते, ना वो बना बनाया हुआ है उसके एक एक पार्ट को देखना पड़ेगा। तो आप कहते कोई बात नहीं, उसमें बस ये जो 13 ईयर वाला है ना इसको इफेक्ट में देना है कि अगर जो किसी का उम्र 13 भी होगा और इस तरह का हीनियस क्राइम करेगा तो उस केस में हम इसको मानेंगे कि वो भी जो है वो मेजर है। तो बोला बना दो एक, सिर्फ पिछले एक्ट के डिफेक्ट को क्या करने के लिए, तो पिछले एक्ट के डिफेक्ट को दूर करने के लिए बनाया, तो उसका नाम क्या दे देंगे, सब तो एक्ट ही है, सब तो स्टैट्यूट ही है, बस किस सिचुएशन में बनाया उस बेसिस पे उसका क्या पड़ गया, नाम पड़ गया। अमेंडिंग स्टैट्यूट,
पहले था कि मान लीजिए फैक्ट्रीज एक्ट ही आप पढ़े हैं, आज पढ़े हैं ना, या भूल गए? अच्छा, तो हमने उसमें पढ़ा था कि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए अगर पावर का इस्तेमाल होगा तो, और अगर नहीं हो रहा हो तो? अब मुझे इसे बदल करके जो है वो करना है 5, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीज किस दायरे में आ सके। या मुझे बदलते समय के साथ लग रहा है आजकल तो इतना छोटा कोई भी फैक्ट्री नहीं होता है, कहीं भी काम करते हैं तो 50 लोग होते ही है। अगर ऐसा करना रहा तो मुझे बताइए, मुझे चेंज उसी में करना है। तो अगर मैं उसमें चेंज करूं, बाकी सब कुछ सेम है, मैंने ये 2 चीज बदला है, तो ये अमेंडमेंट कहलाएगा। तो जब भी ऐसा आप देखिएगा, कंपनीज एक्ट जो आपका बना है 2013, और आप शुरू कीजिए सीरीज में कंपनी मैनेजमेंट एक्ट, देश 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 14, 15, 18 आता जा रहा है, लेकिन बेस एक्ट वही है, लेकिन बस उतने पार्ट को हमने क्या कर दिया, लेकिन फिर भी वो तो कहलाता तो एक्ट ही है। देखिए उसके आगे भी एक्ट ही लिखा रहता है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, इस तरह से। तो ऐसा जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अमेंडमेंट स्टैट्यूट। अब बताइए इसमें एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर पा रहे? इतना एफर्ट बस मैं इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि इन चीजों को पूरा रटना पड़ता है, और कुछ चीज है जिसमें हमारी मजबूरी होती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं तो थोड़ा याद रखना आसान हो जाता है कि पूरा रटोफाई ने भी कोडिफाइंग का बताया था सर ने, कस्टम वगैरह वाली बात बताई थी। ऐसे ही जो डिक्लेरेटिंग बताया था कि कोई नया एक्ट नहीं कर रहे हैं, पहले के ही एक्ट है, उसी को इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही, तो क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। वही रिमेडियल स्टैट्यूट एक्ट बना हुआ था, एक्ट के खास प्रोविजन को जो है वो इंप्लीमेंट किया जाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या दे दिया, जहां पे वो गड़बड़ कर रहा था उसके लिए रिमेडी दे दी, एक एक्ट बना दिया कि अब ये ऐसे होगा। अमेंडिंग स्टैट्यूट प्रोविजन सब बढ़िया है, टनाटन है, एक जगह हमें जो है वो क्या लाने हैं, चेंज लाने हैं, तो हमने क्या कर दिया, अमेंडमेंट। कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट, इसका मतलब होता है कि जितने भी उसमें एक्ट और अमेंडमेंट आए थे उसको एक जगह अगर आपने रख दिया तो वो क्या कहलाया। जैसे कंपनीज एक्ट है, पता है आपको 2013, लेकिन उसके बाद आप देखिए एन नंबर ऑफ अमेंडमेंट है, तो जितने भी अमेंडमेंट है और जो भी वो मेन एक्ट है उन सबको अगर एक जगह हमने रख दिया तो वो स्टैट्यूट क्या कहलाया, कुछ और नहीं कर रहे हैं, जितने भी एक्ट थे उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन वाले एक्ट थे सबको मिला करके क्या बना दिया, एक बना दिया। कंसोलिडेट का तो यही मतलब होता है, वो क्या कहलाया, कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट कहलाया। इनेबलिंग स्टैट्यूट, इनेबलिंग का मतलब होता है टू रिमूव और रिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी। पूरा एक्ट बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसमें एक सेक्शन दिया हुआ है और उस सेक्शन में लिखा हुआ है कि until unless this has been done, this cannot be done। मतलब एनसीएलटी जब बना था तब ये बेसिकली हुआ था। आपको पता होगा कि कंपनी लॉ के जो भी मामले होते थे सब आपके जो है वो हाई कोर्ट जाते थे, पहले सीएलबी हाई कोर्ट इस तरफ जाते थे। लेकिन जब से एनसीएलटी बनाया गया और कहा गया कि अब हाईकोर्ट की जगह मामला एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल, इन जगहों पे जाएगा ताकि फास्ट रिमेडी हो और बर्डन ना पड़े। हाईकोर्ट के पास तो बड़े सारे काम हैं, बहुत सारी चीजें, कंपनी लॉ के भी मैटर जाएंगे तो दिक्कत होगा, तो क्या बना दिया, ये बात लिख दिया कंपनी लॉ में। आपको पता है ये कंपनी लॉ में लिखने के 3 साल बाद मामला एनसीएलटी जाना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि एनसीएलटी का तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए कि एनसीएलटी में कैसे जाएंगे, कैसे रिड्रेसल होगा, वहां के चेयरपर्सन कौन होंगे। आपने ये तो कह दिया कि ये चीज वहां होगा, लेकिन जो चीज वहां है उसका तो कोई फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है। तो उसके लिए जो एक्ट बना वो क्या हो गया, इनेबलिंग स्टैट्यूट, जो किसको इनेबल कर रहा है, कंपनीज एक्ट में जो आपने बात लिखी है कि अगर कोई इस तरह का डिस्प्यूट होगा या आपको मर्जर अमलगमेशन के लिए परमिशन लेना रहेगा तो आप कहां जाएंगे, एनसीएलटी। कहां है एनसीएलटी? एनसीएलटी कितने जगह पे होगा, हर स्टेट में होगा, हर स्टेट में एक से ज्यादा होगा। अगर एनसीएलटी से ऊपर जाना है तो कहां जाएंगे, कितने दिन में अपील करेंगे, वहां चेयरपर्सन कौन होगा, उसका वर्क कितने दिनों का होगा, कार्यकाल, टर्म, टेन्योर, ऐसी बातें होनी चाहिए या नहीं लिखे हुए। कहा यह बात कंपनी लॉ में नहीं लिखा, तो कहां लिख दिया, इसके लिए एक इनेबलिंग स्टैट्यूट अलग से बना दिया। एनसीएलटी जो है प्रोसीजर्स कर दिया और उसमें लिख दिया, कंपनीज एनसीएलटी प्रोसीजर कर दिया। अब बताइए ये उसको इनेबल किया या कुछ और किया? उसी प्रोविजन को इनेबल करने के लिए एक्ट बनाना, दैट इज कॉल्ड इनेबलिंग स्टैट्यूट। डिसेबलिंग और रिस्ट्रेनिंग स्टैट्यूट प्रोविजन दे दिया था पहले, अब आप कहते हैं कि ये प्रोविजन जो है वो नहीं रहना चाहिए। जैसे आपने कहा था पहले कोर्ट, एनसीएलटी अगर आपने कहा तो इनेबलिंग कहलाया, लेकिन अब आपने कहा कि यह मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब आपने क्या किया, रेस्ट्रेन किया या नहीं किया। तो ऐसे किसी चीज को जिसके लिए प्रोविजन दिया हुआ है लेकिन उसको क्या करना चाह रहे हैं,
रोकना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो एक्ट बनाएंगे सब एक्ट ही है, लेकिन इस पर्पस के लिए जो एक्ट बनाया उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे? खाना हम खाते हैं, मीठा, नमकीन, स्पाइसी, अलग अलग कैटेगरी, सब इटेबल है या नहीं है? सब या ईट पत्थर भी बोल देते हैं ऑप्शन में। अगर हम इटेबल बोले तो खाने की चीज में पहले कैसे पार्टिसिपेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? वेज, नॉन वेज। उसके बाद फिर जो है, जो अगर हम वेज में आते हैं तो वेज में जो है वो एक कर दिया सॉल्ट, एक कर दिया स्वीट। अब सॉल्ट वाले में भी फिर दुनिया भर का चीज, ऑयली, स्पाइसी, ऐसे करके फ्राइड, और आइटम को क्या करते जा रहे हैं? फ्राइड में भी 10 तरह का चीज आप डालते हैं। नहीं आता है क्या? मंचूरियन, कौन कौन सा चीज नहीं पता, मैं तो गरीब आदमी रोटी चावल खाता हूं। आज तो वैसे भी ट्यूसडे है तो आज तो कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो इतने सारे आइटम है फ्राइड में, मुझे लगता है आप लोग को 4-5 नाम जरूर पता होगा। फ्राइड आइटम्स कौन कौन से हुए? एक तो मेरी बिटिया बहुत खाती है, उसको क्या बोलते हैं? आलू को वो नहीं कुछ और बोलती है। हाँ फ्रेंच। गुस्सा आता है कम वक्त, इतना महंगा देगा और जितने अच्छे जगह पे जाओगे उसको नाम क्या दे दिया? फ्रेंच। सीधे बोलो यार, आलू का भुजिया, आलू को ऐसे ही करके तो घर में जो है वो खुद कर ले। लेकिन पता नहीं बच्चों को, आप लोग को पसंद है ना फ्रेंच फ्राइज, जो भी रहे। तो ऐसे ही फ्राई किया हुआ बहुत सारा चीज मिलता है। आप वैसे ही देखेंगे कि कोई चीज जैसे बर्गर है, पिज्जा है, जिसमें जो चीज वगैरह डालते हैं, तो ऐसे ही खाने के जैसे चीज है, वैसे ये सब इटेबल ही है। वैसे ये सारे के सारे स्टैट्यूट हैं या कुछ और हैं? बस किस पर्पस के लिए बनाया उसको उस बिरादरी में और उस कुनबे में क्या कर दिया? इस आपके जो है वो स्लाइड के बाद आपको इसमें दिमाग लगाना ही नहीं रहेगा कि ये कौन सा क्या है स्टैट्यूट है, क्योंकि आपको बस इन सारे स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए क्या करना है? रूल पढ़ना है। इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन एग्जाम में अगर दिया हुआ सिलेबस का अगर पार्ट है तो शायद वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, मेरे जैसा बंदा नहीं सेट करेगा कभी ये क्वेश्चन। एकदम निश्चिंत रहिए, मैं जब करूंगा तो वही है जिसमें दिमाग की दही आपकी जमाता हूं। तो कभी जब आपको दिखे और खुद नहीं पता रहता है किसका जो है वो क्वेश्चन आएगा, 12-12 लोग की टीम होती है, लॉटरी जैसा होता है, इसलिए कभी आप देखते हैं कि क्वेश्चन एकदम अलग, मतलब सारा का सारा थ्योरी नेचर का, और कभी देखिए इनका तो कोई ईमान धर्म ही नहीं है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल और केस बेस्ड कर दिया। तो हमेशा उन्हीं 11 की थोड़ा ना चलेगी, कभी अपना भी दिन आएगा, अपना टाइम आएगा। तो अगर वैसा आया तो उसमें जो आपको दिखेंगे ज्यादातर वो क्या दिखेंगे? केस लॉ और अप्लाइड वाले। मैं पूछूंगा तो मैं इंटरप्रिटेशन वाला लॉ ना दे दूं, पूछ दूं इसमें केस लॉ बना करके ना दे दूं कि मैं ये पूछूं, क्योंकि ये तो कोई भी रट लेगा। लेकिन उसके लिए आपका क्या होना चाहिए? रियल में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप दे पाएंगे। और मुझे तो वैसे ही क्वेश्चन आसान लगते, सही बोलूं तो जब मैं अपने समय में था मुझे यही वाले क्वेश्चन मुझे भारी लगते थे। मेंशन द वेरियस टाइप ऑफ स्टैट्यूट। अब इसमें कुछ लेफ्ट राइट नहीं होगा, ये क्या रखना पड़ेगा? नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे, भले हो सकता है एक्सप्लेनेशन आप क्या कर पाए, खुद कर पाए। लेकिन अगर यहां पे नाम इनेबलिंग स्टैट्यूट है तो क्या इसका नाम आप ये लिख सकते हैं, सपोर्टिंग स्टैट्यूट? बात तो वही हो रहा है, लेकिन क्या नाम लिख पाएंगे? नहीं। एक्सप्लेनेशन आप अपने लैंग्वेज में दे सकते हैं, बट नेम को चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए, पेनल स्टैट्यूट, नाम से ही लग रहा है कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा लॉ जिसके जरिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हेलमेट नहीं लगा के चलेंगे, इतने रुपए का फाइन लगेगा। ट्रिपलिंग में चलेंगे, इतने रुपए का फाइन लगेगा। फाइन को क्या कर रहे हैं आप? इंपोज कर रहे हैं। तो अगर आप जो है वो फाइन वगैरह इंपोज कर रहे हैं किसी एक्ट को क्या करके, बना करके, तो उस एक्ट को क्या बोलेंगे हम? क्लियर है ये चीज? तो ये बेसिकली हमारा हुआ क्लास एंड टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट। अब हमारा अगला पड़ाव आता है कि जितने भी तरह के स्टैट्यूट है उन्हें क्या करना है? समझना है। तो मुझे एक चीज बताइए, किसी चीज को समझना कब रिक्वायर्ड होता है, कब ज्यादा जरूरी है उसको इंटरप्रेट करने के लिए? कैसे इंटरप्रेट करें, ये कब रिक्वायर्ड होता है? बोलिए। जब लगे कि इसका जनरल मतलब नहीं है, और जब लगे कि इसका एक से ज्यादा मतलब हो सकता है, एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है। अब मैंने फाइन वर्ड बोला, तो भाई फाइन का मतलब एक है या अनेक है? मुझे तो एक से ज्यादा तो दिख ही रहा है। फाइन एक वेलनेस के लिए, एक फाइन किसके लिए? पेनल्टी के लिए। आपको मैंने प्लांट भी दिखाया, क्या स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी था? एक प्लांट का मतलब प्लांट मशीनरी वाला, एक प्लांट का मतलब ट्री वाला, पौधे वाला हो गया। अब ऐसा चीज रहेगा तब आपको क्या होगा? कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा? या कहीं भी ऐसा एक लाइन लिखा हुआ है कि माइनर ये नहीं कर सकता और लिखा रहेगा उसके बेनिफिट के लिए तो कर सकता है।
मतलब ऐसे तरह की चीज आएंगे तभी ना इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने पूछा आप क्या खाना खाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, हाँ मैं खाना खाता हूं। क्या आप पीते हैं, अब यहां पे क्या होगा, जरूरत होगा। तो अब हमें अलग अलग तरह के क्या बनाने पड़े, प्रिंसिपल बनाने पड़े, अलग अलग तरह का रूल बनाना पड़ा, जिससे हमने किस चीज को पढ़ना शुरू किया कि इंटरप्रेट कैसे करें। तो इसमें हमने पूरे जो रूल है उसको दो पार्ट में बांट दिया। एक का नाम क्या दिया, प्राइमरी रूल, और एक का नाम अदर रूल्स ऑफ, अब सेकेंडरी कह दीजिए, अदर कह दीजिए। तो इन्होंने कहा अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अगर ये सबको वहां भी लिख देते तो हमारे सेहत पे इससे कोई फर्क पड़ना नहीं था, किसी के सेहत पे फर्क पड़ना नहीं था, क्योंकि एक एक करके ये सब आपको वैसे भी समझने हैं, चाहे आप ये बीच का लाइन हटा दो या नहीं हटाओ, ये जानने पड़ेंगे। तो प्राइमरी रूल, लेकिन आप कहेंगे सर तो फिर ऐसे में क्या हमारा काम बढ़ जाता है? आपका काम थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो दो तरह के क्वेश्चन यहां फ्रेम कर सकते हैं। मेंशन द प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैट्यूट। तो क्या उसमें ये दे देंगे, लिख दीजिए ना, क्या होगा? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि प्राइमरी रूल में दे दिया कि इन्हीं सबको हम क्या कहेंगे। और अगर पूछा मेंशन एनी टू अदर और सेकेंडरी रूल, तो इधर से दे दो। अब यहां पे हमारा काम बढ़ा या नहीं बढ़ा? ऐसे ही काम बढ़ता है जब आपका कोई भी जो है वो सब्जेक्ट अगर एक पार्ट में है तो आसान है, लेकिन अगर उसमें पार्ट ए और बी है तो आपको ध्यान रखना है कि पार्ट ए से कितना भी आप अच्छा पढ़ लेंगे, वो 60 मार्क्स का है, पार्ट ए आपका बहुत शानदार है, तो क्या उसमें 100 का आ जाएगा क्वेश्चन? पार्ट बी 40 का है, 40 कितना भी अच्छा पढ़ ले तो मैक्सिमम कितना आंसर कर पाएंगे? बस ऐसे ही यहां पे है, आपने सब अच्छे से पढ़ा है, आपको इसमें से कोई भी ऐसा, कितने हो रही है काउंट कीजिए जरा, टोटल 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पढ़ने तो यही 9 है, ये 9 पढ़ा, लेकिन ये भूल गए कि कौन सा क्या था, कौन प्राइमरी और कौन। अगर आपसे पूछ दिया राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रूल ऑफ रीजनेबल, लॉजिकल और गोल्डन रूल, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कौन कहां पे था, क्योंकि आपको वो नाम याद है। लेकिन अगर पूछ दिया कि मेंशन एनी 3 प्राइमरी रूल फॉर इंटरप्रिटेशन, तब आपको यह ध्यान रखना जरूरी है। मैंने आपको बोला कि जब आप पढ़ रहे होते तो ये जरूर ध्यान रखिए कि किस बात का और किस चीज में क्यों ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, इसीलिए हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइमरी रूल में कौन कौन सा है और सेकेंडरी रूल में, जबकि हमें इन सबको एक एक करके क्या करना है, पढ़ना ही है। और जब हम इन रूल को पढ़ेंगे तो इसका मतलब है क्या हर केस में एक ही रूल लगेगा? नहीं, कुछ समय इंटरप्रेट करने के लिए ऐसा रूल लगा, कुछ केस में क्या लगेगा वैसा। इन्हीं रूल के जरिए हम पूरे एक्ट को क्या कर पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे। और जब भी कंफ्यूजन होगा तो हम पहले चेक करेंगे कि कौन सा रूल क्या कर ले, लगा ले। अब इस बात से कंफ्यूज मत होएगा कि सर ये दोनों तो लगभग एक जैसा है, कोई बात नहीं है, आपने उन दोनों को लगा करके कंक्लूजन कर लिया ना, दैट्स इट, आपका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। और एग्जाम में लिखना रहेगा तो वो तो लिख करके दिया ही हुआ है कि ये वाला रहेगा तो कैसे और ये वाला रहेगा तो कैसे, क्योंकि कभी कभी दो रूल क्या होंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, क्योंकि एक ही बात है पूरे के पूरे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में, या तो उसका जो है वो होगा ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, और या जो है वो क्या इंटेंशन था उस रूल को बनाए जाने का, इसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन। सही बोलूं तो सिर्फ यही दो बात होती है। और अगर और मैं छोटा कर दूं तो एक ही चीज है कि इंटेंशन और पर्पस क्या था उस एक्ट को, उस लॉ को बनाए जाने का। लेकिन अब उसी को जो लॉ मेकर है, जिन्होंने ये चैप्टर और जिन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट लिखा, उनको फील गुड कब होगा, जब तक 4-5 टाइप दे करके हमें पकाएंगे नहीं, हमें दुखी नहीं करेंगे, हमें रटना नहीं पड़ेगा कुछ नाम वगैरह, तब तक उन्हें मजा तो कोई नहीं, ले लेने देते, उन्हें भी जी लेने देते। हम इन एकक को क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है वो यहां इन तीनों को फटाफट कॉपी करें यहां तक, और तब मैं एक एक करके इससे आगे बढ़ूंगा। कॉपी कीजिए, अब एक एक करके करते जाइए और डन करते जाइएगा। अब जो किया है एक बार देखते हैं, कॉपी बंद कीजिए ईमानदारी से, एक बार देखते हैं ऐसे कितना हमें ध्यान रहता है। कोडिफाइंग क्या था, कस्टम से आ रहा है, उसको क्या कर दिया, ठीक है। एक कुछ एग्जाम्पल याद रख लेंगे, शादी, हिंदू मैरिज एक्ट, दिस दैट, जो आचार संहिता हमारे जितने भी जो है, रामचरितमानस, जो जहां है, जिसको भी हमने इसमें बदल दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा एक था डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट। हाँ, अब थंब रूल और सिंगल पॉइंटर क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन। नया नहीं, बल्कि किसी चीज को क्या करने के लिए,
एक्सप्लेन, ठीक है। अब बाकी तो लैंग्वेज हम कर लेंगे, यही लैंग्वेज तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके और अच्छा कर लेंगे कि कैसे बढ़िया हो, लेकिन कम से कम माइंड पे इससे ज्यादा जो है वो जोर नहीं देना कि पूरे सेंटेंस को रटो, तब तो फिर नहीं होना है CS। तो इतना बस ध्यान रहना चाहिए। चलिए, हमारा रिमेडियल, रिमेडी तभी आता है जब कोई गड़बड़ी हो, तो कहीं डिफेक्ट था किसी एक्ट में, उसको क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए। गुड। इसके बाद हमारा था एमेंडिंग। एक्ट वही है, कुछ प्रोविजन को क्या करना है, चलिए। कंसोलिडेटिंग, एक्ट प्लस जितने उससे रिलेटेड अमेंडमेंट रूल है, उस सबको क्या कर दिया, एक कर दिया। गुड। एक था इनेबलिंग स्टैट्यूट। इनेबल मतलब क्या करना, उसको उस लायक बनाना, एक्टिवेट करना। तो हमने क्या किया था, किसी एक्ट में प्रोविजन जो दिए हुए थे, वो प्रोविजन किसी और चीज पे उसकी डिपेंडेंसी थी, जो NCLT वाला मैंने एक एग्जांपल दिया कि जब तक जो है वो कोई दूसरा जो है वो एक्ट नहीं बना रहेगा, तब तक इस एक्ट का ये पोर्शन जो है वो वर्क नहीं करेगा, इनेबल नहीं होगा, वर्क नहीं पर करेगा, एक्टिवेट नहीं करेगा। तो उसको क्या बोला, इनेबलिंग कह दिया, ठीक है। फिर हमारा है डिसेबलिंग, और रोकना है, जो प्रोविजन दिया हुआ था उसको क्या करना है, रोकने के लिए। और पेनल का फाइन पेनल्टी। क्लियर है। तो अब हमें जो ध्यान रखना होगा वो ऐसे ही, और इसमें से बहुत सारे ना ऐसे ही आप मेट्रो में जाते वक्त बोले सर और कोई काम धाम नहीं है मेट्रो में, ये देखेंगे। फिर भी अगर आज के आज आप जो है घर जाकर के ना सिर्फ इतना देख लें कि कोडिफाइंग एक था, अब कोडिफाइंग रखना नहीं पड़ेगा, कोडिफाइंग एक हो गया, डिक्लेरेटरी, ऐसे करके ये नाम जो है वो कितने हैं टोटल, 8। ये अब आपको याद है, जबकि सर एग्जाम में पूछा तो अब याद रखिए, एक को आप बहुत लंबा लिख सकते हैं, जैसे कैसे एग्जाम में लिखें ये भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ दिया मेंशन वेरियस क्लास ऑफ स्टैट्यूट, अगर ये पूछा तो ऐसे केस में जो है वेरियस क्लास ऑफ स्टैट्यूट, और ये आपका जो है वो है 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। तो आपको सबसे पहला काम करना है, जो बच्चा जितना ज्यादा से ज्यादा टाइप लिख देगा, टाइप का मतलब नाम, नाम आपके सामने है, कोडिफाइंग स्टैट्यूट, डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट, रिमेडियल स्टैट्यूट, अमेंडिंग, सारे नाम लिख दिए, एक्सप्लेनेशन किसी का भी नहीं दिया है। तो जो बच्चा इसमें जो है वो सबसे ज्यादा टाइप लिखेगा, उसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेगा। आपने भी लिखा, और देखिए मेरे तो 8 ऐसे ही हो गए। 8 के लिए क्या हुआ, 2-2, 3-3 वर्ड का ही तो है, तो टोटल में 30 और 40 जो है वो वर्ड्स लिखूंगा, काम खत्म, उतना ही लिखना पड़ा, भले ऊपर नीचे लिखेंगे। एक बच्चे ने क्या किया, पकड़ा इसे कोडिफाइंग स्टैट्यूट और बोला दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। यही तो एक मुझे याद है कोडिफाइंग, इसमें शादी से लेकर के सब कुछ कर ही डालेंगे। लिखना शुरू, बहुत चीज इसमें लिखने के लिए नहीं बोला, रामायण लिखे, महाभारत लिखे, एक एक एग्जाम्पल देना शुरू किया, कुरान का लिखेगा, बाइबल का, गुरु ग्रंथ साहब, लिखता गया और मस्त 2 पेज लिखा, 300 वर्ड लिखा, और आपने 30 वर्ड्स लिखे थे। अब बताइए, ये 8 पॉइंट पे मैंने 3 बोला था दूंगा, इसका मतलब 1 का वेटेज अगर देखें तो आधे से भी कम। जान लगा दो आप अपनी, मैं आपको जो है वो आधे के लायक ही दूंगा ना। और देखिए अनफॉर्चुनेट क्या है, हम जो है वो फ्रैक्शन में मार्क्स नहीं दे सकते, सब बताऊंगा, ये राज की बात धीरे धीरे जाएगी। फ्रैक्शन में देना हमें भी अलाउ नहीं है, मतलब या तो 1 या 0। उस बच्चे को जो 0 मिला उसका रीजन आप समझे, ऐसा नहीं है कि वो 0 के लायक लिखा होगा, उसमें जो चीज था उसमें उसे आधे मिल सकते थे, और ऐसे ऐसे 2 आधे आधे मिलके 1 होता और बंदा 1 मार्क्स से रुक भी जाता है, सुने भी होंगे। लेकिन फिर भी उसे हाफ मार्क्स ही क्यों मिले थे, ध्यान है ना, मैंने शेयर किया था, अगर ओपन होगा तो मैं एक बार, है शायद ओपन, देखिए यही 0 वाला, ये आपके इंस्टीट्यूट का चेक किया हुआ कॉपी है, और ये नहीं कि कहीं और का, ये है ना, यही हमने देखा था। अब देखिए यहां 1 दिया, और यहां पे जो है वो उसको क्या किया, 0 दिया। और अगर मैं चेक करूं तो इसमें जो है वो 0 वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें बहुत स्टफ है, और उसने जो लिखा है वो जो है वो हाफ के लायक है। अब क्या करें, हाफ या उससे कम के लायक है, तो छोड़ दिया, 0 मिल गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा अगर दम लगा दें तो कभी कभी अगर जब आप 2.5 के लायक लिखते हैं तो 3 मिल जाता है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आपने इतना अच्छा लिखा है कि आपने जो है वो लिखा है
80% से ऊपर, मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादा क्यों 3-3 आते हैं? 100% आ जाता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने जो लिखा उसके अकॉर्डिंग मुझे देना है आपको 80%, 85%। जरा मुझे बताइए, 1 दूंगा तो कितना हुआ? 33, 2 दूंगा तो 66, 3 दूंगा तो 100 ना, 3 मार्क्स का ही है, तो 3 दे दिया तो 100 हो गया ना। मुझे देना है आपको 80 to 85%। अब आपने जो लिखा उसके बेसिस पे मैं आपको 2 नहीं दे सकता, देना है 2 और 3 के बीच में 2.5 दूं तो चलेगा काम, क्योंकि वो पूरा जस्टिफाई करता है। लेकिन नहीं देना है फ्रैक्शन में तो कितना देना पड़ेगा? और जो बच्चा 3-3, यही सब गुरु मंत्र में आएगा जब आपको लिखना सिखाऊंगा। तभी मैंने बोला ना कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप रुक जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि वो सारे चीज का ध्यान रखेंगे। अब 3 वाले क्वेश्चन हमें पहले अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आप देखिएगा ऑप्शन में 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन और 5 के 3 दिए हुए और में एक छोड़ सकते हैं आप, एक आंसर करना है। वहां पे ही आपको बताऊंगा कि ट्राई टू गिव आंसर जो 3 मार्क्स के 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और दिया हुआ है, या तो इसको करो या, और एक में दिया हुआ है कि 3 मार्क्स ईच के कितने? 5, शॉर्ट नोट्स में 15 हो गए, और एक है 5 मार्क्स ईच के कितने? इस पे हिट कीजिए अगर दोनों आ रहा है तो, क्योंकि यहां पे मैं उम्मीद है कि 1-2 में भी अगर 3 आ जाएगा तो 100% आ जाएगा। और अब देखिए अगर यहां पे करेंगे तो 80% देना है तो 4 दे दूंगा। अब ये भी बताना नहीं ना पड़ेगा कि 4 जो है वो 5 का 80% है, ये उम्मीद करूं कि आप समझ रहे हैं। तो वहां 4 तो नहीं ना मिला 100%। तो ये सब थोड़े थोड़े जो है वो कुछ चीज है। तो इसीलिए यहां पे हमें क्या रखना है? ध्यान रखना। अब मान लीजिए उस बच्चे ने क्या किया, ऐसा ही होगा मामू बनाने वाला बच्चा, सोचा लिख देते हैं, मार्क्स तो आ ही जाएगा। अब वो 1 पॉइंट पकड़ा कोडिफाई वाला और क्या कर दिया? लिख दिया। अब मुझे बताइए मिलना है मार्क्स? चलिए 2 पॉइंट लिख दिया, उसने 2 लिखा और 2 में जो है उसने 2 पेज भर दिया, पॉसिबल? खूब सारा डिसेबलिंग में जो है वो निर्भया से लेकर के सारा चीज लिख दिया, केस लॉ वगैरह सब लिख दिया, पॉसिबल? मैक्सिमम 1 ही मिलेगा ना उसे, 2 या 3 कर दिया तो। और आपने क्या किया? स्मार्ट गेम खेला। हमेशा पहले कोशिश क्या करना है? हमेशा आपको पहले कोशिश ये करना है कि जब भी आप लिखें तो जितने टाइप होते हैं वो पहले लिख लीजिए। क्या कर दीजिए? वो टाइप पहले लिख दीजिए, और उसके बाद जितना आपके पास टाइम, एक लाइन लिख दिया। अगर 3 मार्क्स का पहले टाइप लिखिए और एक के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। अब आपको जो आ रहा है उसका लिख दिया और बाकी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? एग्जाम में अंतिम में जो 10-15 मिनट्स बचे रहेंगे उसमें आकर के पूरा करेंगे। आपको लगता है 5 मार्क्स का है तो सब में अगर वेट बढ़ाइएगा तो धीरे धीरे जो है आप जो है वो 3 से 4, 4 से 5 की तरफ बढ़ते चले जाइएगा। तो उस समय उसमें लिखते चलिए, क्योंकि आंसर भी तो 100 मार्क्स का करना है। तो ये सब कुछ चीज लेंगे, लेकिन पहले अप्रोच क्या होगा? 8 पॉइंट्स अगर हम लिखेंगे तो हमारा मार्क्स क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। रादर की 4 लिखने में उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही एनर्जी लगेगा। इंक को तो छोड़ देते हैं, ये तो मटेरियल चीज है, और कॉपी तो हम ही देते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूट ही देती है, तो इसलिए दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका टाइम तो इंपॉर्टेंट है। ये अप्रोच हमेशा रहना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखिए? वैरायटी लिखिए, टाइप्स लिखिए। तो ये टाइप्स लिख के तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हमारा क्या है? ये अब हमारा है कि ये जो हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इसमें हमने कहा कि एक सेगमेंट क्या कहलाता है? प्राइमरी रूल्स। कुछ नहीं है, जो भी है उसे पढ़ना पड़ेगा, और एक हमारा अदर रूल है जो भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर हम एग्जाम के लिए इसको एक साथ याद रखेंगे। पहले हम हमला करेंगे किस पे? प्राइमरी रूल पे। और सबसे पहला जो लिखा हुआ है उसको खुद जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं अगला स्लाइड नहीं लाता हूं अभी, तब देखिए तो क्या हो सकता है। लिटरल ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन का मतलब इंटरप्रिटेशन होता है। दोनों के बीच में जो माइन्यूट सा डिफरेंस है ये बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, जब थोड़े और आप मैच्योर्ड हो जाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे इस चैप्टर में। तब अभी आप क्या मानिए कि कंस्ट्रक्शन का मतलब एग्जैक्टली क्या हो गया? इंटरप्रिटेशन। सिनोनिम्स की तरह भी आप ट्रीट कर लीजिए, जो थोड़ा सा डिफरेंस है बता दूंगा। तो लिटरल और ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन, ये जब हम कह रहे हैं तो क्या आपके दिमाग में आ रहा है? कुछ सेंस आ रहा है? क्योंकि अब हमने कहानियां की है ना। अब देखिए बताया कुछ नहीं, कुछ कहानी की है तो उससे कुछ तो कुछ आना चाहिए। क्या आ रहा है इससे? जैसे है वैसे ही, वर्ड टू वर्ड। देखते रहना दुबले पतले, देख ही तो रही थी। तो यही हुआ क्या? लिटरल और। अब मुझे इससे नहीं पता उस देखते रहने में आपका गायब हुआ या क्या हुआ। आपने बोला क्या करते रहने? मैं देख रही थी।
यही अगर कोई करे तो उसे क्या कह देते हैं। लेकिन कहा गया कि इसमें तो गड़बड़ी होगी, तो इस रूल को लगाए कहां। कहा कि सबसे पहली बात, ये प्राइमरी रूल का सबसे बेस रूल है और इसको सेफेस्ट रूल कहते हैं। और ये रूल कहता है डोंट अप्लाई योर माइंड। लेजिस्लेचर ने जो लॉ में लिख दिया है वर्ड टू वर्ड, उसको बिल्कुल वैसे ही इंटरप्रेट करना है, कुछ भी मिलावट नहीं करना है। कब तक? जब तक जो है बोला ना जाए, या जब तक वो जो है वो एम्बिग्विटी ना क्या करे, क्रिएट करे। क्या आप खाना खाते हैं? अब नहीं, कुछ और सोचना है। सिंपल मैं पूछ रहा हूं, क्या आप खाना खाते हैं? क्या ये किसी दो मीनिंग की तरफ जाता है? नहीं। तो क्या इसमें सोचेंगे इंटेंशन क्या होगा, क्या पर्पस होगा, किस एरा में बना होगा, उस समय हालात क्या होंगे, सिचुएशन क्या होंगे, वो सब देख करके करें? नहीं। सिंपली आपने क्या किया, कोई माइंड नहीं लगाना है, कुछ नहीं, जैसा है वर्ड टू वर्ड इंटरप्रेट करना है और सामने वाले पे फेंक मारना है। यही काम कोर्ट को भी कहा गया कि आपके पास, देखिए बार बार ये याद रखिएगा, कोर्ट को, क्योंकि उसे ही फैसला सुनाना है। तो जब भी उस तक ये बात पहुंचेगी कि ये चीज लिखा हुआ है, तो अगर वो देखता है कि इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, एम्बिग्विटी में संदेह, शक, डाउट कुछ भी नहीं है, इसका कोई भी दो मतलब नहीं होता है और ना ही ये कॉन्ट्राडिक्टरी है किसी चीज के, तो जब कुछ भी नहीं है तो जो लिखा है क्या करो, उसी के अकॉर्डिंग कॉपी पेस्ट, उसी को मान करके उसी के अकॉर्डिंग क्या सुनाना है, जजमेंट हमें सुनाना है। क्लियर है? अब आप जो है वो इसको सिर्फ रीड करें और रीड करके जो है मुझे बतलाइए कि अब इसको आप खुद समझ गए या नहीं। एक तो मैंने बोला, अब उसके बाद ये रीड करने दे रहा हूं। कुछ और भी चीज है इसमें, क्योंकि समझना पड़ेगा लॉ को कैसे हम जो है वो इंटरप्रिटेशन ही पढ़ा रहा हूं इसीलिए कि कैसे हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। ऑर्डिनरी एंड कौन सा मीनिंग है, देखते रहना। तो बस सिंपल, क्या आप खाना खाते हैं, बस यही मतलब है कि क्या करते हैं, खाना खाना पूछा जा रहा है। इफ सच मीनिंग इज व्हाट, क्लियर एंड, अब देखिए सिचुएशन क्या है, क्योंकि हो सकता है पूछ, ऐसे भी तो पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव बना दिया तो when we cannot apply literal और grammatical construction, और नीचे दे देगा ऑप्शन में when meaning is not clear और ambiguous, तो ये सब देखना रहेगा। when we can apply this, कराऊंगा n नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे इस पे, पहले पढ़ लेंगे तब ना आएंगे किस पे, तब चेक करेंगे ना। केबीसी राउंड चलेगा हमारा हर चीज में, बीच बीच में भी चलेगा, और कौन बनेगा करोड़पति कंपनी सेक्रेटरी भी चलेगा। तो हमारा केबीसीएस होगा, कौन बनेगा करोड़पति कंपनी सेक्रेटरी, और उसमें देखेंगे कि कितना जो है आप क्या करते हैं, रिकॉल कर पाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ऑब्वियस सी बात है, पढ़ा हुआ रहेगा तो क्या होगा, रिकॉल, कुछ नया चीज आएगा, नया देखेंगे। दिस हैज बीन कॉल्ड एज व्हाट, क्यों बोला सेफेस्ट रूल भाई, क्योंकि इसमें लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन था, बार बार लेजिस्लेचर कौन हुआ, जिसने रूल बनाया है, कैन बी डिडक्टेड ओनली फ्रॉम द लैंग्वेज, जो उसने बोला था, यानी कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, उसने जो बोला था उसी को आप क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए सेफेस्ट, लेजिस्लेचर ने जो बोला था ठीक उसी को आप क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसीलिए इसमें बोला। लेकिन यही अगर आपको बोला जाए कि आप अपना इंटरप्रिटेशन लो, तो पॉसिबल है कि आप कुछ और लेंगे और ये कुछ क्या करेंगे और लेंगे। और मैंने अगर बोला कि जो वर्ड में लिखा खाना खाना, तो सबने खाना खाना वाला ही सोचेगा। अब अगर मैंने अगर बोल दिया इसमें जो है कि डू यू ड्रिंक, तो अब इसमें लगेगा कि दो लोग क्या ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं। तो लेजिस्लेचर को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा पर्पस जो है वो कहीं डिफीट ना हो जाए, तो इसीलिए इसको बोला गया सेफेस्ट। तो इसको अप्लाई कब करेंगे, when things is clear, सबसे पहले नहीं, अप्लाई कब करेंगे, when words mention over there is clear and ambiguous, ये दो वर्ड जरूर याद रखेंगे, and it is not carrying any two meaning। जब भी वो अनएम्बिग्यूअस है तो इसका मतलब ही उसका एक मीनिंग, अदरवाइज वो क्या होने लगेगा, एम्बिग्यूअस होने लगेगा। क्लियर है, इसका मतलब है कि उसमें कोई और एस्पेक्ट को कंसीडर करना नहीं है। तो हमारा पहला रूल जो है लिटरल और ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, वो सबसे पहले अप्लाई किया जाता है। और अगर ये रूल आपका काम नहीं करे तभी किसी और रूल के बारे में क्या करना है। और ये रूल कब काम नहीं करेगा, जब एम्बिग्यूअस होगा, मीनिंग दोष होगा, एक से क्या होगा ज्यादा होगा, या कॉन्टेंशन जो है वो एक से ज्यादा हो सकता है। डन कीजिए। चलिए, हमने बेसिकली सबसे पहला एस्पेक्ट जो देखा वो ये था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट हमने पढ़ना शुरू किया।
हमने पहले देखा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की रिक्वायरमेंट क्यों है। स्टैट्यूट का मतलब क्या हुआ, लॉ, एक्ट, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन सब उसमें आए। उसे समझने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि इसे बनाने वाले और जो इस पे वर्क करते हैं यानी कोर्ट, जो इस पे फैसला सुनाते हैं, वो दो क्या है, अलग अलग है। तो हो सकता है कि लॉ मेकर ने, लेजिस्लेटर ने जिस इंटेंशन से बनाया हो, उसी इंटेंशन से फैसला सुनाते वक्त उसको इंप्लीमेंट ना किया जाए। इसीलिए जरूरत पड़ी कि क्या बना दो, इसको समझने के लिए रूल बना दो ताकि उसकी मदद से लोग कर पाए। तब हमने फिर कहा कि भाई इतने तरह के जो स्टैट्यूट है उसको हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, और 8 टाइप्स में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और तब हमने कहा कि यही जितने भी तरह के स्टैट्यूट है, जितने टाइप के हैं, उनको समझने के लिए एक प्राइमरी रूल और एक सेकेंडरी या अदर रूल। कहा कि सबसे पहले कौन सा रूल लगाएंगे, कहा कि सबसे पहले तो भाई लिटरल इंटरप्रिटेशन का ही यूज करो, लेकिन ये देखो कि ये यूज कहां होगा। तो अगर कहीं कोई जो है एम्बिग्यूटी नहीं है, चीज बिल्कुल क्लियर है, तो क्या करो, इसको लगा दो। लेकिन अब बात यह है कि बहुत सारे एस्पेक्ट है, कैसे कैसे हैं। हो सकता है कि एक ही एक्ट के, एक ही स्टैट्यूट के 2 प्रोविजन अलग अलग बात कह रहे हो, पॉसिबल। अलग अलग एक ही मैटर में 2 अलग अलग जो है वो कानून बने हुए हैं। जैसे आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे कि कंपनी लॉ में रहेगा कि अगर ऑडिट कमिटी है तो उसके प्रोविजन आप पढ़ेंगे। और मैं भी आपको पढ़ाऊंगा जब LODR पढ़ाऊंगा ग्रुप 2 में, सिक्योरिटीज लॉ में, तो वहां भी ऑडिट कमिटी को लेकर के प्रोविजन है। उसके प्रोविजन, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेकर के कितने डायरेक्टर होंगे, कंपनी लॉ में भी पढ़ेंगे। और वहां पे LODR के अकॉर्डिंग भी कंपनी कितने डायरेक्टर होंगे, कितने एग्जीक्यूटिव, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, कंपनी लॉ भी कहता है, वो भी कहता है। दोनों में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। अब अगर ऐसा हो तो किसको माने। मम्मा ने बोला कि बेटा आपको जो है वो घर आ जाना है 7 बजे तक। पापा ने कहा कि, मम्मा ने कहा 6:30, पापा ने कहा 7। ठंड का समय तो पापा ने 7 तक किया जा दीदी। मम्मा ने बोला कितने तक, 6:30 तक। अब देखिए दोनों के अलग अलग हैं। अगर 6:45 में पहुंचे तो एक का कॉन्ट्रावेंशन हुआ या नहीं। अब ऐसे केस में क्या करे, पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर, मतलब मगरमच्छ नहीं कह रहा हूं मम्मा को, कहने का मतलब है कि क्या पंगा ले सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो कॉन्ट्रावेन किया। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करे, ये जो हमारे इतने सारे रूल हैं, मिसचीफ रूल, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, यही सब हमें इन चीजों का जवाब देंगे। और ये जो कुछ अजीबोगरीब आप नाम सुनते हैं, अटरेस, मेजिस, वेलिट, कॉम, रेपिट, ये सब लैटिन वर्ड है, इसीलिए है कुछ नहीं, बस 4 लैटिन वर्ड याद रखने पड़ेंगे। मीनिंग उसका बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा, लेकिन ये वर्ड सिर्फ आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि अगर उस वर्ड को पूछा तो हम क्या कर सकें, लिख सकें। तो अब ये हिडन रूल, मिसचीफ रूल कब लगेंगे, किस तरह के केसेस में लगेंगे, और कोर्ट में जब कोई मामला जाएगा तो क्या वो कोई प्रिजम्पशन लेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं जो है आज जो है वो ट्यूसडे रखा हूं, मेरा फास्ट है, तो इसका मतलब क्या आप ये प्रिजम्पशन ले सकते हैं कि मैं अभी तक भूखा हूं या मैं ठूस के खा के आया हूं। मतलब प्रिजम्पशन तो लेना होगा आपको। तो अगर लूं तो क्या प्रिजम्पशन आप लीजिएगा, ज्यादा क्या जाता है कि मैं शायद भूखा होऊंगा। और अगर मैंने बोला मैं ट्यूसडे का, इसका मतलब ये प्रिजम्पशन तो नहीं लिया जा सकता है कि मैं दम जम के खा के आया हूं। तो आखिर प्रिजम्पशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने ये बोला इसीलिए, इस सिचुएशन में पड़ी। इन जनरल अगर बोले तो चूंकि इस समय शाम के 5 बजने वाले हैं, तो ये जूम किया जाएगा कि लोगों ने क्या किया हुआ है, खा लिया है, इन जनरल केस में। तो अब प्रिजम्पशन अगर लेना पड़े किसको, कोर्ट को, तो किस सिचुएशन में क्या प्रिजम्पशन ले, तो प्रिजम्पशन क्या है। और जब हम इंटरप्रेट करने लगते हैं तो हमें किन किन चीज की मदद की जरूरत है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे कोई भी एक्ट बनाया गया होगा तो एक्ट में प्रियम्बल होता है, एक्ट में एक्सप्लेनेशन होता है, क्या वो भी हमें मदद करेगा इंटरप्रेट करने में। तो इन चीजों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। लिखने का काम देखिए, आज फिर कह रहा हूं, पहले क्लास से अगर आपने जो, थोड़ी देर और रुक जाइए, अगर पहले क्लास से ही आप एक काम कर लेते, देखिए मैं एक एश्योरिटी दे रहा हूं, आपको CS बनना है, एक अटेम्प्ट में रैंक लाना है, यस या नो। तो बस सिर्फ आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, बाकी गारंटी मेरी है। ये बोलेंगे नहीं सर आप अभी बोल दोगे बाद में, मैं तो बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड लिख के दे रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन। और उसमें पहला चीज, आज का रिवीजन कब होगा, आज ही खत्म होगा, और वो सोने से पहले। ये याद रखिए, ये कुछ साइकोलॉजिकल चीज होती है, इसीलिए कह रहा हूं आज, कल आप जितना और करे, लेकिन आज सोने से पहले जो मैंने पढ़ा है वो क्या हो जाना चाहिए। मुफ्त में साइकोलॉजी का ज्ञान दे रहा हूं, वरना फिर 7 महीने बाद 25 मिनट के लिए कितना पे कीजिए, 45। अभी डिस्काउंट नहीं चल रहा है। और फिर जो है मैं आपको जो है वो बताऊं, तो उससे अच्छा है उस चीज को क्या कर लेते हैं। और लिखने वाला चीज हर दिन
हर सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 लाइन, आधे पेज जरूर आप लिखिए अपने होमवर्क वाले कॉपी में। जो आपने पढ़ा है उसी में, जो सबसे टफ लगे ना उसको लिखने की कोशिश कीजिए और तब मुझसे मिलिए। सर कोशिश तो पूरी की, लेकिन यहां पे ये ऐसे अटक रहा, मैं मदद करूंगा ना। कुछ बच्चों का लिखना शुरू से अच्छा रहता है तो उनको फाइन ट्यून करूंगा, जिनका कमजोर रहेगा उनको बताऊंगा कि नहीं ऐसे करके पढ़ेंगे तो ये होगा। मैंने आपको बताया मैं कैट भी क्वालिफाई किया हुआ हूं इंग्लिश में, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज को यहां से करिए। आपको बहुत दिक्कत है ग्रामर की, आप सिर्फ ये चैप्टर थोड़ा सा जाकर के 2 पेज देख लीजिएगा, आपको EJMR ये वाली चीज खत्म हो जाएगी। तो मैं तो तैयार हूं, आपको समय भी दिया, फोन नंबर भी दिया है कि आप रिवाइज करते हैं, और आपको कहीं दिक्कत आए तो आप किस समय में कॉल करेंगे? 8:45 टू नहीं, अगर कॉल पिक नहीं होगा प्लीज एक मैसेज छोड़ देंगे, मैं आपको अर्लीस्ट टाइम में कर लूंगा। तो चलिए, तो फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रॉम ऑनलाइन सेंटर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।